बच्चों नमस्कार। आओ आज हम छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 7वीं से एक पाठ 4 मौसी पढ़ते हैं। इसके कहानीकार भीष्म साहनी जी हैं और ये कहानी किसी गांव की एक ऐसी बुजुर्ग महिला की कहानी है जो पूरे गांव को अपना घर समझती है और लोगों के हर काम में सहयोग करती है। और जब वह बीमार पड़ जाती है तब लोग उसे अपनाना नहीं चाहते, लेकिन बच्चों का प्यार उसे वापस उस गांव की ओर खींच करके ले आता है। तो आइए उस कहानी को पढ़ते हैं। आप सभी इस कहानी को ध्यान से सुने और इसके बाद इसका कहानी को ठीक वैसे ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद के आगामी पाठ में आगामी कक्षा में हम प्रश्न उत्तर और व्याकरण के दूसरे जो प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इस पाठ को हम पहले पढ़ते हैं। आइए आप सभी मेरे साथ इस कहानी को पढ़ते जाएं। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को बुलाया जाता। किसी के घर शादी होती तो वहां भी सबसे पहले मौसी ही पहुंचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आती। कभी किसी के घर के आंगन में बैठी लड़की के बाल काट रही होती, कभी किसी के घर की छत पर सलजम की कतलियां सुखाने के लिए डाल रही होती। जब चंदू की बहन की शादी हुई तो मौसी दिन भर दुल्हन की हथेलियों पर मेहंदी के बेल बूटे बनाती रही। एक दिन आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टाक रही थी। हम बच्चों से भी बोली, आओ तुम्हें सितारों जड़ा आसमान दिखाऊं। कहकर उसने हमारे सामने पलना बिछा दिया। सब सचमुच हमें लगा जैसे तारों से झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया हो। बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले मौसी 30 त्योहारों के मौके पर नाचा भी करती थी, तरह तरह के स्वांग भरती। पर अब वह कुछ बुढ़ा गई थी। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी मालूम न था कि वह रहती कहाँ है। एक बार माँ ने मुझसे कहा, जा मौसी को बुला ला। मैंने पूछा, कहाँ मिलेगी? माँ बोली, मोहल्ले में मोहल्ले में ही कहीं मिलेगी। यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते, छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन छोड़ देते। तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे उनका साथ पकड़ लेते थे। रोज दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले पहुंच जाती थी। वहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। जब शाम हो जाती और बच्चे खेलकर थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते, उसे कहानियाँ सुनते। आज मुझे जितनी कहानियाँ याद है, तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदर बाई की कहानी, ये मैंने मौसी के मुंह से ही सुनी थी। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ न कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल फुलिया। मौसी दुपट्टे के
छोरों को खोलकर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा सा चना चबेना रख देती। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया। उस गरीबिन से लेकर क्यों खाते हो? वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था मौसी कौन है, उसका कोई सगा संबंधी है भी या नहीं। कोई बच्चा उससे पूछता, मौसी तुम कहाँ रहने वाली हो, कहाँ की रहने वाली हो? तो कहती, तुम्हारे मोहल्ले की। तुम कौन हो? तो कहती, तुम्हारी मौसी। तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ हैं? तो अपनी उंगलियों से एक एक बच्चे को छूकर कहती, यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी। नाम पूछो तो कहती, मैं मौसी हूँ, यही मेरा नाम है। एक दिन जब बच एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा, पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता न चला। कोई कहता मौसी बीमार है, कोई कहता वह अपने गांव चली गई है। मौसी के ना रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता था। पेड़ के नीचे भी सूना सूना रहता था। कुछ दिन बाद एक मोची पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा, पर बच्चों ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। यह मौसी की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वालों को भी बच्चों की चिंता नहीं थी। अब वे बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते थे। एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे। तभी हमें एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी? 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर हम सब ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार पर अंदर झांक कर देखा। आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। बाल उलझे हुए और चेहरा पीला व सूखा हुआ था। उसके पास ही खड़े एक औरत उसे डांटे जा रही थी। मैं चली जाऊंगी, जरा शरीर संभल जाए, तू अपने गांव चली जा। गांव में मेरा कौन बैठा है? कहती कहती मौसी रुआंसी हो गई। हमें बहुत गुस्सा आया। मैं घर लौटकर माँ से कहा तो वह बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक अपने पास रख सकती है? मौसी उसके घर में काम तो नहीं करती। मगर माँ, वह तो सबका काम करती है। हाँ बेटा, मगर वह किसी के घर नौकरी तो नहीं करती। बात मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप हो गया। दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था। हम खेल कर लौट रहे थे। रास्ते में पुल पड़ता था। हम बातें करते आ रहे थे। एकाएक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी रखी थी। मौसी को देखते ही हम सब उसे घेर कर खड़े हो गए। तू इतने दिन तक कहाँ थी मौसी? एक ने पूछा। यहाँ क्या कर रही है मौसी? दूसरे ने कहा। यहाँ क्यों बैठी है मौसी? मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा, अब ठीक हो गई हूँ, देखते नहीं अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आ गई हूँ। तू क्यों जा रही है मौसी? तू मत जा। मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान होकर आऊंगी। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे लिए क्या लाएगी मौसी?
लाऊंगी लाऊंगी, चना चबेना लाऊंगी, गुड़ शक्कर लाऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, मौसी ने कहा। थोड़ी देर तक मौसी के पास बतियाकर लड़के आगे बढ़ गए, पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ऐसी छलछला आई थी कि आंसू थमने में नहीं आते थे। सहसा सभी लड़के लौट पड़े। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल, सबने एक स्वर में कहा। नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही है, मौसी हकलाते हुए बोली। पर लड़के ना माने। 2-3 जने भागकर सड़क पर आ गए, जहां एक दुकान के सामने खाट बिछी थी। वे खाट उठा लाए। उस पर उन्होंने मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया, साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दिए। खाट को बच्चे सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया, जिसे उसके घर वाले रात को सीढ़ियों में रखा करते थे। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे। वह भागता हुआ गया, अपने पिताजी को दुकान से खींच कर लाया। मौसी बीमार है, आप चल कर देखिए। लड़के आपस में बारियां बांधने लगे कि मौसी के पास रात में पहले पहर में कौन रहेगा और दूसरे पहर में कौन। उसे डर था कि मौसी को अगर अकेला छोड़ा तो वह भाग जाएगी। अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम जाओ अपने अपने घर। जब मौसी ने तसल्ली दी तब जाकर सबको चैन आया। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूंगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों के उत्साह को देखकर बच्चों के घर वालों को भी मौसी की चिंता होने लगी। शीघ्र ही मौसी के रहने के लिए जगह मिल गई। हमारे स्कूल के हेडमास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया। वहीं एक कोठरी में रहने के लिए जगह दे दी। इस बात को बहुत बरस बीत चुके हैं। मौसी अब भी वही हैं। वह अब सचमुच बुढ़ा गई है, लेकिन तंदुरुस्त है। पोपले मुंह से हंसती है तो बड़ी प्यारी लगती है। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जब जाड़े के दिन आते हैं तो प्याऊ से हटकर स्कूल के आंगन में धूप में बैठ जाती है। आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेरे रहते हैं। उसके दुपट्टे के छोर में पहले की तरह चना चबेना, मूंगफली, दाल फुलिया बंधे रहते हैं। मौसी बच्चों को कहानी सुनाती, सुंदरबाई की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी, उसे सबकी खबर रहती है। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती है। सभी घरों में झांक झांक कर घर वालों की कुशल क्षेम पूछती है। फिर सांझ ढले अपनी कोठरी में लौट आती है। बच्चों, आप सबने कहानी को बहुत ध्यान से सुना और समझा होगा। हर गांव में कोई न कोई इसी तरह से मौसी की तरह होती है, जो सबके सुख दुख में काम आती है। तो ये मौसी कहानी भीष्म साहनी जी ने लिखी है और इस कहानी के बारे में अगली कक्षा में हम लोग और चर्चा करेंगे।
कल तक के लिए मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ, इस कहानी से संबंधित, जो आप मुझे कल बताएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, बच्चों आपने अपने शब्दों में बताओ मौसी का अपना घर क्यों नहीं रहा होगा। क्यों मौसी को अपना घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा होगा। यह सोच के रखिएगा, विचारिएगा, और उसके बाद कल इसको कक्षा में बताएंगे सब। आपने अपने गांव के आसपास किसी बूढ़ी मौसी को देखा हो तो उसके बारे में बताओ। हमें इस तरह की किसी बूढ़ी निराश्रित महिला के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। आप उन बच्चों के स्थान पर होते तो क्या करते। आइए हम सभी इन प्रश्नों के उत्तर तलाशें, चिंतन करें, सोचें, और हो सके तो उसे लिख कर रख लें। कल की कक्षा में इसके ऊपर हम सभी बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप सभी ने इस कक्षा को सुना ध्यान से, वीडियो को देखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद।